डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 126। सूजी भी जाकर अस्तित्व के पीछे वाली बेंच पर बैठ गई। सौरभ ने जब सूजी को इस तरह से अस्तित्व को घूरते हुए देखा तो उसने खुद से कहा, पता नहीं मैंने कैसे इस लड़की से प्यार कर लिया। ये तो किसी के प्यार के लायक ही नहीं है। अच्छा हुआ कि वक्त रहते मेरी आंखें खुल गई, वरना सच में मैं अपनी लाइफ बर्बाद कर देता। ये पता होने के बाद भी कि अस्तित्व किसी और से प्यार करता है, ये बेशर्म लड़की उसकी लाइफ बर्बाद करने पर तुली हुई है, जबकि इसकी खुद की लाइफ आज अस्तित्व की वजह से इतनी अच्छी है। सच में एहसान फरामोश लोग इसे कहते हैं। कहते हुए सौरभ भी उसे गुस्से से घूरता हुआ अपनी जगह पर बैठ गया। वेदांत जो कि उसके पास बैठा हुआ था, उसने अस्तित्व की तरफ देखा और फिर सूजी की तरफ देखकर सौरभ की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तू क्या सोच रहा है, पर तुझे इस तरह से फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा से क्या मतलब है? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आखिर हमारे दोस्त का पहला प्यार है, वो उसे अस्तित्व की होना ही होगा। और रही बात इस चुड़ैल की, तो इसे कैसे रास्ते से हटाना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। वेदांत ने सौरभ की तरफ देखते हुए कहा, पर तुझे तो ये पसंद थी ना? वेदांत की बात सुनकर सौरभ ने हंसते हुए कहा, पसंद थी पर अब नहीं है। आखिर ऐसी लड़की को कौन पसंद करेगा जो मेरे दोस्त को उसके प्यार से दूर करना चाहती है? मेरे दोस्त की खुशियां छीनने वाली लड़कियों को मैं कभी प्रपोज नहीं कर सकता। हाँ, गलती इंसान से हो जाती है और मुझसे गलती हो गई थी, पर अब मैं अपनी गलती को सुधार रहा हूं, तो बार बार मुझे मेरी गलती को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इतनी खूबसूरत हसीना है कॉलेज में, कोई ना कोई तो मुझे भी मिल जाएगी, या फिर कोई ना कोई तो मुझे भी इम्प्रेस कर ही लेगी। आखिर मैं भी कम हैंडसम थोड़ी हूँ। वैसे तो कुछ भी कहो, तेरे पास अच्छी लड़की आई थी, तूने बेफिजूल में उसे रिजेक्ट कर दिया। सुमन कितनी अच्छी लड़की है यार, बाकी लड़कियों की तरह नाजुक भी नहीं है। अगर कोई तुझ पर आंख उठाकर देखेगा तो वो उसकी आंखें निकाल देगी। बॉडीगार्ड मिल गई थी तुझे, पर तू नालायक है, एक नंबर का। सौरभ की बात सुनकर वेदांत ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास बंद कर दे। अगर प्यार नहीं है तो मैं उसके साथ फालतू में टाइम पास क्यों करूं, और उसका टाइम वेस्ट क्यों करूं? मेरे लिए प्यार कोई मजाक नहीं है, न ही मैं उसके प्यार का मजाक बनाना चाहता था। अगर मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी होता तो मैं जरूर उससे कन्फेस करता या फिर उससे बता देता, पर मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने साफ साफ उसे मना कर दिया। अगर मैं आज उसे हाँ कह देता और फ्यूचर में हमारा रिश्ता ठीक नहीं चलता तो सब कुछ खराब हो जाता, उसका दिल और बुरी तरह से टूट जाता, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वेदांत की एक्सप्लेनेशन सुनकर सौरभ ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है भगवान, ठीक है, मैं समझ गया। आप हमें क्षमा कर दीजिए। अगली बार से हम आपसे इस तरह के सवाल करके आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। सौरभ की बात सुनकर वेदांत ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अमानत की क्लास में सभी लोग घूर घूर कर अमानत को देख रहे थे, क्योंकि इस वक्त क्लास ऑफ था। अमानत ने आखिर में इरिटेट होकर अपने बेंच पर खड़े होकर सबको देखते हुए कहा, हमारे चेहरे पर क्या लगा है जो सब लोग हमें घूर घूर कर देखते रहते हो? हम जानते हैं कि हमारी आइडेंटिटी जानने के बाद तुम में से किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि हम कौन हैं, पर यही सच है और अब इस सच को एक्सेप्ट कर लो। और हम पहले जैसे थे अभी भी वैसे ही है, इसलिए हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। वो तो बस उसने हमारे साथ बदतमीजी की थी, वरना हमारे डैडी कभी किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं करते। अमानत की बात सुनकर सभी लोग चुपचाप अपना सर झुकाकर खड़े हो गए। तभी एक लड़की ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अमानत, अगर तुम इतने बड़े परिवार से बिलोंग करती थी तो तुमने आज तक ये सच सबसे क्यों छुपाया था? उस लड़की की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, क्योंकि हमें छुपाना था। हम नहीं चाहते थे कि तुम जैसे लोग हमें ऐसी अजीब नज़रों से देखो जैसे अब देखते हो। अरे यार, हम भी इंसान हैं। तुम सब लोग भी अमीर परिवार से बिलोंग करते हो, फिर हमें ऐसे देखने की क्या ज़रूरत है? हम भी नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं। माना कि हमारे डैडी के पास तुम लोगों के डैडी से थोड़े ज़्यादा पैसे हैं, पर इसमें इस तरह से घूर घूर कर हमें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। सुमन ने सब की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, अमानत, मैडम को परेशान करोगे तो पता है ना मिस्टर अथर्व राठौर तुम लोग के साथ क्या करेंगे। इसलिए अमानत के साथ नॉर्मल तरीके से बिहेव करो, क्योंकि मैडम को बिल्कुल भी स्पेशल ट्रीटमेंट पसंद नहीं है।
सुमन की बात सुनकर सभी लोग अपना सर हिलाकर चुपचाप बैठ गए। राठौर कॉरपोरेशन। अबीर अभी अभी मीटिंग रूम से बाहर आया था, तभी पीछे से एक लड़की ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मिस्टर राठौर। किसी लड़की का हाथ अपने कंधे पर महसूस करके अबीर ने गुस्से से पलटकर उस लड़की को घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। अबीर की गुस्से भरी आवाज सुनकर उस लड़की ने अपने हाथ को हटाते हुए कहा, आई एम सॉरी। वो मिस्टर राठौर, मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या हम लंच डेट पर चल सकते हैं। उस लड़की की बात सुनकर अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, मिस कश्यप, मुझे आपके साथ लंच डेट पर आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अबीर की बात सुनकर उस लड़की ने प्यार से कहा, पर प्रॉब्लम क्या है? आप भी सिंगल हैं, मैं भी सिंगल हूँ। अगर हम लोग एक लंच डेट पर साथ में चले जाए तो हो सकता है कि कोई बात बन जाए। उस लड़की की बात सुनकर अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। अबीर की बात सुनकर पीछे खड़ी लड़की ने कहा, तो आपको किस टाइप की लड़कियां पसंद है? मैं आपके टाइप की बनने के लिए तैयार हूँ, पर बता तो दीजिए कि आपका टाइप क्या है। अबीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे टाइप की लड़कियां हर रोज अलग अलग आदमियों के साथ रातें रंगीन नहीं करती जैसे कि आप करती है। अबीर की बात सुनकर उस लड़की का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने जल्दी से अपने आप को संभालते हुए कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस तरह की बकवास मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर अबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अपने क्लाइंट्स के बारे में सब कुछ पता होता है, इसलिए मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने का कोई शौक नहीं था, पर तुम ही मेरे पीछे पड़ी थी, इसलिए मुझे तुम्हारी ये बात सामने लानी पड़ी। खैर छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ बकवास करने का कोई शौक नहीं है। क्लाइंट हो तो क्लाइंट की तरह रहो, वरना मुझे प्रोजेक्ट को कैंसिल करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कहते हुए अबीर वहां से अपने केबिन में चला गया। वही उसकी बात सुनकर वो लड़की पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अबीर अपने केबिन में बैठा हुआ ही था कि तभी उसके कानों में प्यारी सी आवाज सुनाई दी, मे आई कम इन सर। उस आवाज को सुनकर अबीर ने कहा, कम इन। अबीर के इतना कहते ही एक खूबसूरत सी लड़की अंदर आ गई, जिसने एक सिंपल सा पटियाला सूट पहना हुआ था, जिसमें वो काफी प्यारी लग रही थी। कान में बड़े बड़े झुमके, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बालों की एक लंबी सी चोटी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर मैंने ये फाइल कंप्लीट कर दी है, आप एक बार देख लीजिए। उस लड़की की बात सुनकर अबीर ने उसके हाथ से फाइल ले ली और चेक करने लगा। वही वो लड़की बहुत प्यार से अबीर को देखने लगी। अबीर को जब लगा कि कोई उसे घूर रहा है, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसे देखते हुए कहा, मिस मही, आपको मुझे देखने के काम के लिए मैंने नहीं रखा है, दूसरा काम करो जाकर। अबीर की बात सुनकर वो लड़की वहां से भाग गई। अबीर ने खुद से कहा, ये सारी इडियट लड़कियां पागलों की तरह मुझे क्यों देखती रहती है। कहते हुए अबीर दोबारा फाइल में अपना ध्यान लगाने लगा। वही उसकी असिस्टेंट जो कि अभी अभी बाहर आई थी, उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, सर कितने हैंडसम हैं, हर बार उन्हें देखकर मैं पागल हो जाती हूँ। ओह गॉड, सच में मैं सर के पीछे पागल हो चुकी हूँ, पर सर मुझे पसंद नहीं करते, मैं क्या करूँ? कुछ कर माही, कुछ कर। कहते हुए वो वहां से चली गई। दूसरी तरफ अथर्व के केबिन में अथर्व अपने सामने बैठे आदमी को गुस्से से घूर रहा था। उसके सामने बैठे आदमी ने डरते हुए कहा, सर हमने राघव जोशी के बारे में पता लगाया है, शायद वो कुछ बड़ा करना चाहता है इस बार। जहां तक हमें अंदाजा है वो इस बार अमानत मैडम के पीछे पड़ा हुआ है। अथर्व ने जैसे ही ये सुना उसके हाथों की मुट्ठी बंध गई। उसने अपनी आंखों को बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, और कुछ? उस आदमी ने धीरे से कहा, शायद अब वो अमानत मैडम को हासिल करना चाहता है, क्योंकि हमारे आदमियों के हिसाब से उसके पास अमानत मैडम की तस्वीर उसके रूम में लगी हुई है। अथर्व ने जैसे ही ये सुना उसने दांत पीसते हुए कहा, उस पर नजर रखो, उसके आदमियों पर नजर रखो। अथर्व की बात सुनकर वो आदमी वहां से चला गया। उसके जाते ही अथर्व ने गुस्से से टेबल पर लात मारते हुए कहा, राघव जोशी, पिछली बार तुझे जिंदा छोड़कर सबसे बड़ी गलती की थी, पर इस बार वो गलती नहीं होगी। पिछली बार रावण का दहन हुआ था, इस बार तेरा दहन होगा, ये अथर्व राठौर का खुद से वादा है। कहते हुए अथर्व राठौर की आंखें बेहद डरावनी लग रही थी। वो ये सोच सोचकर गुस्से से पागल हो रहा था कि उस घटिया इंसान की नज़र उसकी बेटी पर है, उसकी बेटी जिससे वो जान से ज्यादा प्यार करता है। भले ही अमानत से उसका खून का रिश्ता नहीं था, पर अमानत से वो हद से ज्यादा प्यार करता था। उसने अमानत को अपना खून माना था, आखिर वो उसके दोस्त आयुष की बेटी थी। राठौर मेंशन में मन्नत इस वक्त गार्डन एरिया में फूलों को पानी दे रही थी। उसे गार्डनिंग का बहुत शौक था।
वो मुस्कुराते हुए गाना गुनगुनाते हुए पाइप से पानी दे रही थी कि तभी उससे एक बॉडीगार्ड ने कहा, मैडम आपके लिए पार्सल आया है। बॉडीगार्ड की बात सुनकर मन्नत ने कहा, क्या है? बॉडीगार्ड ने अपने हाथ में पकड़े हुए एक लिफाफे को मन्नत की तरफ करते हुए कहा, अगर आप चाहें तो इसे हम खोलकर देख सकते हैं। मन्नत ने उस लिफाफे की तरफ देखा और वहां पर लिखे हुए नाम को पढ़ने लगी, मन्नत मेरी जान। मन्नत के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुद से कहा, शायद देवल ने भेजा होगा। सोचते हुए उसने जल्दी से चिट्ठी खोली और चिट्ठी के अंदर लिखा हुआ लेटर निकालकर पढ़ने लगी। तूने जो छोड़ दिया है उसे फिर से जगाऊंगा। तेरी हर खुशी में अब तन्हाई बन के समा जाऊंगा। सोचा था मुझसे बचकर सुकून से रह लेगी तू, पर देख, हर ख्वाब में खलिश बन के आऊंगा। तेरी रातों को सन्नाटे में बदल दूंगा, तेरी हंसी को खामोशी में बदल दूंगा। मेरा इश्क था, पर अब जुनून बन गया है। तेरी जिंदगी को हर दर्द से सजा जाऊंगा। जब तन्हा हो मेरी सूरत से डरना, तेरे ख्वाबों में खौफ बनकर उतरूंगा। मेरी मोहब्बत का तूने जो खेल खेला है, अब हर कदम पर तेरा साया बन जाऊंगा। तूने मेरे दिल को तोड़कर बेफिक्री पाई है, अब तुझसे हर याद की कीमत वसूल करूंगा। मुझे भुला दे, पर याद रखना ये बात, मैं एक दिन फिर से तेरी जिंदगी में लौट आऊंगा। जैसे जैसे मन्नत चिट्ठी में लिखी हुई लाइंस को पढ़ रही थी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। उसने खुद से कहा, ये कौन हो सकता है? सोचते हुए मन्नत के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने राघव का चेहरा घूमने लगा। वो जानती थी कि राघव ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा है। उसने खुद से कहा, क्या इसमें उसका हाथ हो सकता है? कहते हुए मन्नत के चेहरे पर डर, गुस्सा, नफरत सब कुछ नजर आ रही थी। उसने गुस्से से चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े करके जलाते हुए कहा, राघव जोशी, इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी। पिछली बार तुमने मेरी लाइफ तबाह करने के लिए बहुत कुछ किया था, पर इस बार नहीं। इस बार तुम खुद बर्बाद हो जाओगे खुद, क्योंकि इस बार मेरे देवल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहते हुए मन्नत के चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा और नफरत नजर आ रही थी। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और अथर्व का नंबर डायल किया, पर 2-3 बार नंबर डायल करने के बाद भी अथर्व ने उसका कॉल नहीं उठाया। ये देखकर मन्नत के चेहरे पर परेशानी और घबराहट नजर आने लगी। उसने खुद से कहा, देविल हमारा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सोचते हुए मन्नत को घबराहट हो रही थी। एपिसोड 127। कुछ देर के बाद मन्नत वापस अंदर आकर बैठ गई। उसे अभी भी घबराहट हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। बार बार उसके कानों में चिट्ठी के शब्द गूंज रहे थे। उसने खुद से कहा, राघव जोशी, क्यों तुम हमारी लाइफ में बार बार आ रहे हो? सालों पहले तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद भी हमारे देवल ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। शायद यही सबसे बड़ी गलती थी। अगर हमने उन्हें अपनी कसम ना दी होती तो शायद आज तुम जिंदा ना होते, और अगर तुम जिंदा ना होते सब कुछ सही होता। पता नहीं हमने क्यों उन्हें अपनी कसम दी थी, पर अब नहीं। अब तुम्हें मौत को गले लगाना ही होगा, क्योंकि इस बार तुम्हारी नज़र हम पर नहीं बल्कि हमारे परिवार पर है। हम तुम्हें हमारी बच्ची के साथ कुछ नहीं करने देंगे, कुछ भी नहीं। कहते हुए मन्नत चुपचाप अपने रूम में आकर बैठ गई। उसने अथर्व का नंबर डायल करने की जगह पर इस बार मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दिया। वो जानती थी कि अगर ये बात उस तक पहुंची है तो अथर्व को भी इस बारे में कुछ ना कुछ खबर मिल ही गई होगी, और उसे अथर्व और अबीर पर पूरा भरोसा था और अब तो अस्तित्व भी था उसकी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फिर उसे घबराने की या डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। दूसरी तरफ कॉलेज में अमानत इस वक्त कैंटीन में बैठी हुई थी और लंच कर रही थी। अस्तित्व, वेदांत और सौरभ आज कैंटीन में नहीं आए थे, जिसकी वजह से सुमन का चेहरा लटका हुआ था। उसने कह तो दिया था कि अब वो वेदांत को दोस्त मानेगी, पर क्या इतनी जल्दी उसकी फीलिंग्स मिटने वाली थी? बिल्कुल भी नहीं। उसने डिसाइड किया था कि वो धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाएगी ताकि वेदांत के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स जाग जाए और वेदांत भी उसे एक्सेप्ट कर ले। पर अब जब वेदांत आया ही नहीं था तो उसका चेहरा लटका हुआ था। उसने उदासी भरी आवाज में कहा, अपने लंगूर को कॉल करके पूछना कि वो कहाँ है। वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? मुझे लगता है कि शायद कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, पूछ लेना कॉल करके। सुमन की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, तू कॉल करके पूछ ले, तेरे पास भी तो तेरे वाले का नंबर है तो तू उससे ही पूछ ले। मुझे किसी को कॉल नहीं करना है। अमानत की बात सुनकर सुमन ने उसे घूरते हुए कहा, वो तेरा बॉयफ्रेंड है, और रही मेरी बात तो मैंने कल ही कहा है कि अब से हम दोनों दोस्त हैं,
तो दोस्त हर बार इस तरह से कॉल करके परेशान नहीं करते, पर गर्लफ्रेंड को पूरा हक होता है कि वो कभी भी किसी भी वक्त अपने बॉयफ्रेंड को परेशान कर सके, इसलिए जल्दी से अपने लंगूर को कॉल कर ले। या फिर ये भी हो सकता है कि तेरा लंगूर तेरी सौतन के साथ बाहर लंच के लिए गया हो। सुमन की बात सुनकर अमानत के हाथ खाते खाते रुक गए और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर अस्तित्व का नंबर डायल कर दिया। 2 रिंग के बाद अस्तित्व ने कॉल उठाते हुए कहा, हेलो। अस्तित्व की आवाज भारी थी। अमानत ने जल्दी से कहा, तुम कहाँ पर हो? तुम लंच करने के लिए कैंटीन में क्यों नहीं आए? हम कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अमानत की बातें सुनकर अस्तित्व ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। ये देखकर अमानत ने कहा, हमने कुछ पूछा है क्या? तुम लंच करने के लिए किसी के साथ बाहर गए हो? अमानत की बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद था। उसे ऑफिस से एक जरूरी काम आ गया था, जिस वजह से वो क्लास छोड़कर अपने दोनों दोस्तों के साथ ऑफिस के काम को कंप्लीट करने के लिए निकल गया था। पर अमानत की बात सुनकर वो समझ गया कि अमानत के दिमाग में ये चल रहा है कि वो सूजी के साथ लंच करने के लिए बाहर गया होगा। अस्तित्व ने धीरे से कहा, हाँ मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर लंच के लिए आया हूँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है? अमानत ने गुस्से से कहा, फ्रेंड मतलब कौन? बताओ, नाम बताओ, हमें कितने फ्रेंड है ये बताओ, और कहाँ गए हो ये भी बताओ। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, कितने फ्रेंड है से क्या मतलब है? मेरे तो 3 ही फ्रेंड है, एक सौरभ, एक वेदांत और एक सूजी। हम चारों ही लंच के लिए बाहर आए हैं। अमानत ने गुस्से से कहा, मतलब तुम उस चुड़ैल के साथ लंच पर बाहर गए हो? हमने तुमसे कहा था ना, हमें बिल्कुल नहीं पसंद कि तुम किसी लड़की के साथ बाहर घूमने के लिए जाओ, फिर तुम क्यों गए? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने अपनी मुस्कुराहट को कम करते हुए कहा, अरे पर वो मेरी फ्रेंड है और मैं अकेला थोड़ी उसके साथ गया हूँ, हम तीनों भी तो है। कॉल स्पीकर पर था, जिस वजह से सुमन ने भी उसकी बात सुन ली। उसने गुस्से से कहा, ये तो अपनी अमानत के पीछे पागल है, पर मेरा वाला अगर उस चुड़ैल के प्यार में फंस गया तो? वैसे भी चुड़ैल काफी ज्यादा मेकअप करती हो और दिखने में तो हॉट है वो, अगर सच में उसने मेरे वाले को फंसा लिया तो मैं क्या करूंगी? सुमन के चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। अस्तित्व ने कहा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, इस वक्त हमें जरूरी डिस्कशन करनी है। कहते हुए अस्तित्व ने कॉल कट कर दिया। उसके कॉल कट करते ही अमानत ने गुस्से से मोबाइल को टेबल पर पटकते हुए कहा, इस लंगूर को हम छोड़ेंगे नहीं, ये समझता क्या है खुद को? हमारी बात को किस तरह से इग्नोर कर रहा है। लगता है कि इसे पता नहीं है कि हम कितने ज्यादा खतरनाक है। अमानत की बात सुनकर सुमन ने रोने जैसी आवाज में कहा, अमानत तू तो ठीक है क्योंकि तेरा वाला तेरे पीछे पागल है, पर मेरा वाला वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं, और कल फिर मैंने उसे कहा था कि वो जैसा चाहता है वैसा ही होगा, मैं उसके पीछे नहीं पड़ूंगी। ये भी कह दिया था कि अब हम सिर्फ दोस्त हैं, तो अब शायद वो मुझे दोस्त समझ ले, और अगर वो अपनी दोस्त के प्यार में पड़ गया तो मैं क्या करूंगी? मैं मर जाऊंगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मुझे पहली बार प्यार हुआ है, मैं अपनी पहली मोहब्बत को अधूरा नहीं रहने दे सकती। अमानत, कुछ कर वरना तेरी दोस्त कॉलेज की छत से कूदकर जान दे देगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं जान दे दूंगी। नहीं, मैं क्यों जान दूंगी? मैं उस सूजी की जान ले लूंगी। मैं अपने वाले को अपना बनाकर ही रहूंगी। अमानत, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। सुमन की बात सुनकर अमानत ने इरिटेट होते हुए कहा, सुमन तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, किस तरह की बकवास कर रही हो तुम? हमारा दिमाग ऑलरेडी ये सोच सोच कर खराब हो रहा है कि हमारा लंगूर उस चुड़ैल के साथ लंच पर गया है, और तुम हमसे ऐसे मदद मांग रही हो जैसे हमारे पास सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है। अगर हमारे पास सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन होते ना, तो सबसे पहले हम सूजी नाम की प्रॉब्लम को रास्ते से हटाते। समझ में आया तुम्हें? अमानत की बात सुनकर सुमन ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, क्या करूं यार, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। सब कुछ उस सूजी डायन की वजह से हुआ। तूने देखे हैं उसके कपड़े, कैसे कपड़े पहनती है वो? पक्का लड़कों को सेड्यूस करने के लिए जानबूझकर ऐसे काम करती है। तुम्हारा वाला तुम्हारे पीछे पागल है, पर मेरा वाला तो मेरी तरफ देखता नहीं है। मुझे पक्का यकीन है वो मेरे वाले को फंसाने की कोशिश कर रही है। अगर मेरा वेदांत उसके प्यार में पड़ गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। मैं तो फांसी लगाकर अपनी जान ले लूंगी, पर पहले उन दोनों का खून कर दूंगी, क्योंकि उसे मेरी तरफ देखने के अलावा मैंने किसी और को देखने की इजाजत नहीं दी है। भले ही मैंने उसे कह दिया है कि मैं उसे दोस्त की नज़र से देखती हूँ, पर मेरा दिल जानता है कि मैं उसे दोस्त की नज़र से बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। मेरी नज़र उस पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं उसे हर पल हर वक्त सिर्फ गंदी नज़रों से देख सकती हूँ, और उसे गंदी नज़रों से देखने का हक भी सिर्फ मुझे ही है।
सुमन की बात सुनकर अमानत ने कहा, ठीक है लंच कंप्लीट करो, हमारा अब मन नहीं कर रहा इसलिए हम घर जा रहे हैं। हम अब कोई और लेक्चर नहीं करेंगे। अमानत की बात सुनकर सुमन ने कहा, मेरा भी दिल नहीं कर रहा है, मैं भी तेरे साथ तेरे घर चलती हूँ, क्योंकि अगर मैं इतनी जल्दी घर चली गई तो मेरी माँ मुझसे 1000 सवाल पूछेगी। मुझसे ये पूछेगी मैं लेक्चर छोड़कर क्यों आ गई, और फिर मुझे अपनी माँ को एक्सप्लेनेशन देना होगा। उन्हें एक्सप्लेनेशन देते देते मैं पागल हो जाऊंगी और मेरा पागल होने का कोई मूड नहीं है, इसलिए मैं तेरे घर ही आऊंगी। सुमन की लंबी चौड़ी स्पीच को सुनकर अमानत ने कहा, ठीक है, तुम नॉर्मल तरीके से भी कह सकती थी कि तुम हमारे साथ हमारे घर आ रही हो, इसमें इतना कुछ बताने की क्या जरूरत थी। तुम्हारी बकवासों को सुनकर सच में सर दर्द करने लगा है, तुम कितना ज्यादा बोलती हो। अमानत की बात सुनकर सुमन ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, जब तेरे दिल में दर्द होगा ना तो तुझे समझ आएगा कि कैसे अपने मुंह से अपने आप बकवास निकलने लगती है। मेरे दिल में इस वक्त हद से ज्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए मेरे मुंह से इस तरह की बकवास निकल रही है। खैर तू नहीं समझेगी, तुझे इतना प्यार करने वाला अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है, पर तुझे उसकी कदर नहीं है और मुझे कोई प्यार करता नहीं है, इसलिए मुझे कदर है कि प्यार कितना जरूरी होता है। तुझे भी जल्द ही अपने प्यार की कदर हो जाएगी और तू अपने लंगूर को संभाल कर रखेगी ताकि कोई चुड़ैल तेरे लंगूर को तुझसे चुरा ना सके। सुमन की बात सुनकर अमानत ने कहा, मुझे उसकी बहुत कदर है और मैं भी उसे संभाल कर ही रखती हूँ, पर हम ये तो नहीं कर सकती ना कि मैं उसे पकड़ कर रखूँ। ये भी नहीं कर सकती कि मैं उसे बांध कर रख लूँ, अगर मैं उसे बांध कर रखूंगी तो भी वो वहां से चला जाएगा। अमानत और सुमन दोनों बकवास करते करते राठौर मेंशन के लिए निकल गई। आखिर में वो दोनों शाम तक राठौर मेंशन पहुंच गई। राठौर मेंशन पहुंचते ही सुमन ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, चल ना आंटी से कोई सॉल्यूशन मांगते हैं, वैसे भी अंकल आंटी की लव स्टोरी काफी अमेजिंग थी, आंटी जरूर हमें कोई सॉल्यूशन दे देंगी। सुमन की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, मम्मा तो कोई सॉल्यूशन नहीं देने वाली, उल्टा तुझे और मुझे सुनाएंगी कि हम उन्हें बांध कर नहीं रख सकते ऐसे वैसे, अब चुपचाप चल रूम में। कहते हुए वो दोनों लिविंग रूम में आ गई जहां पर कोई भी नहीं था। अमानत ने सर्वेंट से पूछा तो उसे पता चला कि मन्नत अपने रूम में है। अमानत और सुमन सीधा ऊपर मन्नत के रूम में आ गई। उन्होंने जैसे ही रूम का दरवाजा खुला उनका ध्यान मन्नत पर चला गया जो कि बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखों में हल्की नमी नजर आ रही थी। मन्नत को इस हालत में देखकर अमानत दौड़ते हुए मन्नत के पास आ गई। उसने घबराते हुए कहा, क्या हुआ मम्मा। अमानत की आवाज सुनकर मन्नत जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने अमानत को अपने सीने से लगाते हुए कहा, आप ठीक तो हो ना अमानत। कहते हुए मन्नत अपने आप को शांत करने लगी। अमानत ने घबराते हुए कहा, मम्मा हम तो ठीक है, पर आपको क्या हुआ है, आप इस तरह से क्यों हो, कुछ हुआ है क्या, बताओ ना हमें। कहते हुए अमानत की आंखों में भी आंसू आ गए। मन्नत ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, जल्दी से आप जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं अभी आपके रूम में आती हूँ। मन्नत के समझाने के बाद अमानत चुपचाप वहां से चली गई, पर अभी भी उसके दिमाग में चल रहा था कि आखिर उसकी मम्मा को हुआ क्या है जो उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। बचपन से लेकर आज तक उसने देखा था कि अथर्व कभी भी मन्नत को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देता था। अथर्व मन्नत से बहुत प्यार करता था, वो कभी मन्नत की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। वही अमानत के जाते ही मन्नत ने अपने मोबाइल पर आए हुए वीडियो को देखा जहां पर अमानत मुस्कुराते हुए यहाँ से वहां घूम रही थी। ये वीडियो उसे किसी अननोन नंबर से आया था जिसके नीचे मैसेज लिखा हुआ था कि तुम नहीं पर तुम्हारी बेटी अब मेरा शिकार है, जाने मन, तुम्हारी बेटी को अपना शिकार बनाकर अपने सारे हिसाब को चुकता करूंगा। इस मैसेज को पढ़कर मन्नत समझ गई थी कि ये सब कुछ राघव ने किया है और अब अमानत के साथ वो ये सब कुछ करना चाहता है। उसने अथर्व का नंबर डायल करने की बहुत कोशिश की थी, पर अथर्व ने आखिर तक उसका कॉल नहीं उठाया था, जिस वजह से उसे घबराहट हो रही थी। वो अमानत को अभी कॉल करने ही वाली थी कि तभी उसे अमानत अपने रूम में आती हुई नजर आई। मन्नत ने खुद से कहा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे अमानत, कुछ भी नहीं। एपिसोड 128। रात का वक्त, सब लोग डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर पहले ही अथर्व आया था। मन्नत के चेहरे को देखकर वो समझ गया था कि मन्नत को भी राघव ने कुछ ना कुछ तो भेजा ही होगा और उसने इस बारे में पता भी लगा लिया था, पर इस वक्त उसने कुछ भी बोलना बेहतर नहीं समझा। अमानत अपने घर के तीनों लोगों के चेहरे को देखकर समझ गई थी कि कोई ना कोई तो बात है जो तीनों को परेशान कर रही है। अमानत ने तीनों से पूछा पर तीनों ने कुछ भी नहीं बताया, जिस वजह से अमानत मुंह फुलाकर बैठी हुई थी और चुपचाप अपना डिनर कर रही थी। उसे इस तरह से चुपचाप अपना डिनर करते हुए देखकर अथर्व ने कहा, व्हाट हैपेंड प्रिंसेस। अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, मैं क्यों बताऊं,
जब आप लोग मुझे कुछ नहीं बताना चाहते तो फिर मुझे भी नहीं बताना है। अमानत की बात सुनकर अबीर ने कहा, बच्चों को सारी प्रॉब्लम्स नहीं बताई जाती। अबीर की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, भाई हम बच्चे नहीं हैं, हम बड़े हो चुके हैं। आप हमें बच्चा नहीं कह सकते इस तरह से। अगर आप हमें बच्चा कहोगे ना तो सच में हम हमारी फेवरेट चीज़ मांगते रहेंगे, चॉकलेट, कैंडी, सब कुछ। अगर आप हमें बच्चा कह ही रहे हो तो ये सब कुछ साथ में रखा करो। अमानत की बात सुनकर अबीर ने अपना सर हिला दिया। अथर्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, प्रिंसेस, प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी नहीं है और रही बात प्रॉब्लम की तो उसे सुलझाने के लिए हम हैं। आपको प्रॉब्लम्स के बारे में सोचकर खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। ये उम्र आपकी एंजॉय करने की है तो आप एंजॉय कीजिए। अथर्व की बात सुनकर अमानत ने कहा, तो डैडी मैंने कब कहा कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ? पर इतना तो हक है ना कि जान सके कि प्रॉब्लम क्या है। आखिर हम आपकी प्रिंसेस हैं। माना कि आप सब लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं पर हम भी चाहते हैं कि हमारे परिवार के लोग हमसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सके। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने प्यार से कहा, अमानत, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है बच्चा। कहते हुए मन्नत के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी जिसे देखकर अमानत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है तो ठीक है, पर अगली बार से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सब लोग हमसे शेयर करेंगे, इस तरह से छुपाएंगे नहीं। हमें बच्चों वाली फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे हम दूध पीते बच्चे हैं जिसके हाथ में कोई दूध की बोतल दे देगा और वो दूध की बोतल अपने मुंह में लेकर दूध पीने लगेगा। अमानत की बात सुनकर मन्नत हंसने लगी। वही अबीर ने चिढ़ते हुए कहा, वैसे सच में तुम छोटी बच्ची ही हो। अगर अभी मैं तुम्हें चॉकलेट ला कर दूं तो चॉकलेट पर टूट पड़ोगी। वही अगर बड़े इंसान वाली अगर कोई चीज़ तुम्हें लाकर दी जाए तो तुम वो चीज़ नहीं खाने वाली हो। अबीर की बात सुनकर अमानत ने कहा, तो क्या हुआ, जो पसंद है हम वही खाएंगे। जरूरी तो नहीं कि बड़ा होने के बाद बचपन वाली चीज़ को कोई इंसान भूल जाए। हमें हमारी बचपन की चीज़ पसंद आती है तो हम वही खाएंगे ना भाई। आपको सड़ी हुई कड़वी करेली जैसी चीज़ पसंद आती है तो आप ही खाओगे। हर किसी के टेस्ट को हम अपनी पसंद से चेंज नहीं कर सकते। जिसको जो पसंद आता है वो वही खाता है। क्यों डैडी? अथर्व ने बस अपना सर हिला दिया। अबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे अपनी गलती को जस्टिफाई इसी तरह से करते हैं। वैसे सच में तुम अभी भी बच्चे हो, हाइट से भी और दिमाग से भी, बस उम्र से बड़ी हो। अपनी हाइट का मजाक उड़ाते हुए देखकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, डैडी देखो ना भाई, हमारी हाइट का मजाक बना रहे हैं। अगर हम ज़्यादा लंबे नहीं हैं तो क्या हुआ? हम 5 फीट 2 इंच के हैं तो भाई हमें छोटा कैसे कह सकते हैं डैडी? आप भाई को समझा दो कि वो हमें छोटा ना कहे। अमानत की बात सुनकर अबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर छोटी बच्ची को छोटा नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा? अथर्व और मन्नत चुपचाप अपने बच्चों की लड़ाई को देख रहे थे। वो दोनों कभी भी उनकी लड़ाई के बीच में इंटरफेयर नहीं करते थे। आखिर में डिनर होने के बाद सब लोग गार्डन में घूम रहे थे। अमानत गार्डन में खरगोश के साथ खेल रही थी। मन्नत भी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। अथर्व मन्नत के पास खड़ा था। उसने मन्नत के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, मन्नत मुझे बताइए क्या हुआ? मन्नत ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, आपको पता है ना कि क्या हुआ तो फिर आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? उस इंसान का कुछ कीजिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्रिंसेस के बारे में घटिया बातें सोचने की? पहले हमारे बारे में और अब हमारी प्रिंसेस के बारे में। अगर उसने दोबारा हमारी प्रिंसेस के ऊपर गंदी नज़र डाली ना तो हम खुद उसकी आंखें निकाल लेंगे। इस वक्त मन्नत की आंखें बेहद गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसे इस वक्त ये सोचकर गुस्सा आ रहा था कि ये जानने के बाद भी कि अमानत उसकी बेटी की उम्र की है, राघव किस तरह से अमानत पर गंदी नज़र डाल सकता है। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने अपने गुस्से को शांत करके अब मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, आपको क्या लगता है कि वो मेरी प्रिंसेस पर गंदी नज़र डालेगा और मैं उसे छोड़ दूंगा? आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है मन्नत। उसके साथ क्या करना है और क्या नहीं ये मैंने पहले ही सोच लिया है। उसे इतनी दर्दनाक मौत मिलेगी कि मौत भी उसकी मौत को देखकर कांप जाएगी। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने उसकी तरफ देखा और उसे गले लगाते हुए कहा, हम जानते हैं डेविल कि इस वक्त आप भी परेशान हैं, पर हम आपसे ज़्यादा परेशान हैं। हमें ये सोच सोचकर गुस्सा आ रहा है कि हमारी वजह से वो इंसान हमारी अमानत पर बुरी नज़र डाल रहा है। हम हमारी अमानत को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हम हमारी अमानत को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी अमानत खुलकर जी सके, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बंदिश के। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ हो, सिर्फ खुशियाँ डेविल। मन्नत की बात पर अथर्व ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, उसकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ होगी, सिर्फ खुशियाँ।
ये मेरा आपसे प्रॉमिस है मन्नत। अथर्व की बात सुनकर मन्नत मुस्कुराने लगी। कुछ देर के बाद सब लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए जा चुके थे। अमानत भी अपने रूम में बेड पर लेटी हुई थी। वो अभी भी अस्तित्व से नाराज थी क्योंकि अस्तित्व एक तो उसकी सौतन उसकी दुश्मन के साथ लंच पर चला गया था और बाद में उसने उसको कॉल भी नहीं किया था। वो बेड पर पैर पटकते हुए उसके कॉल का इंतजार कर रही थी, पर 12 बजे बज गए पर अस्तित्व का कॉल नहीं आया। ये देखकर अमानत ने गुस्से से अपने मोबाइल को साइड में पटकते हुए कहा, ठीक है, अब अगर तुम कॉल करोगी ना तो हम कॉल नहीं उठाएंगे, देखना अगर हमने भी तुम्हें इग्नोर ना किया तो हमारा नाम भी अमानत राठौर नहीं। कहते हुए अमानत ऊपर से नीचे तक खुद को कंबल से ढककर लेट गई। कुछ देर के बाद उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बगल में लेटा है। ये सोचकर वो घबराते हुए जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने देखा तो उसके बगल में अस्तित्व लेटकर मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। अस्तित्व को देखकर अमानत जल्दी से उससे लिपट गई क्योंकि सच में उसने सोच लिया था कि उसके बगल में भूत है और वो चिल्लाने ही वाली थी, पर अस्तित्व को देखकर वो कितना रिलैक्स हो गई थी ये सिर्फ वही जानती थी। अस्तित्व ने जैसे ही देखा कि अमानत किस तरह से उससे लिपट गई है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे दबाकर मारना चाहती हो क्या? वैसे सच में तुम्हारा वेट बहुत ज्यादा है, तुम्हारे इस तरह से लिपटने की वजह से मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अस्तित्व की बात सुनते ही अमानत, जो कि उससे लिपटी हुई थी और खुद को शांत कर रही थी, उसने गुस्से से अस्तित्व के सीने पर मुक्के मारते हुए कहा, लंगूर कहीं कि तुमने हमें डरा दिया। तुम चाहते क्या थे कि हम तुम्हारे डराने की वजह से हार्ट अटैक से मर जाए और तुम अपनी चुड़ैल के साथ यहाँ वहाँ घूमते रहो और हम कुछ ना कर सके। पर तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम मर जाएंगे तो तुम्हें छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम मर गए ना तो भूत बनकर तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहेंगे, तुम चाहकर भी किसी चुड़ैल को अपनी लाइफ में जगह नहीं दे पाओगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल करके उसकी तरफ देख रहा था। उसने अमानत के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, इतना गुस्सा? छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा नहीं करते वरना इंसान गुस्से की वजह से पागल हो जाता है। तुम तो पहले से ही पागल हो। सोचो कि अगर और ज्यादा पागल हो गई तो फिर हम तुम्हारा इलाज कैसे करेंगे? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने कहा, क्या कहा तुमने? कहते हुए उसने अस्तित्व के बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, तुम एक तो अपनी गर्लफ्रेंड से झूठ बोलकर किसी चुड़ैल के साथ लंच पर जाते हो और फिर अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल कट करते हो, फिर उसे कॉल बैक भी नहीं करते और अभी यहाँ पर आकर अपनी गर्लफ्रेंड को ही चुड़ैल बोल रहे हो, पागल बोल रहे हो। तुम्हारे जैसे बुरा बॉयफ्रेंड हमें नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से, हम दूसरा अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ लेंगे अपने लिए। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें दूसरा बॉयफ्रेंड नहीं ढूंढने दूंगा, आखिर मेरे पास इतनी प्यारी इतनी इडियट गर्लफ्रेंड है, मैं उसे किसी और के पास कैसे जाने दूंगा? और रही बात लंच की, तो मैं लंच पर नहीं गया था, मैं सच कह रहा हूँ। अपनी मॉम की कसम खाकर कहता हूँ, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी मॉम से ही करता हूँ। कहते हुए उसके चेहरे पर बेहद सीरियस एक्सप्रेशन थे। अमानत ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर तुमने हमसे झूठ क्यों कहा? अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देखना चाहता था कि ये जानकर कि मैं किसी और के साथ लंच पर गया हूँ तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है। मैं देखना चाहता था कि तुम्हें जलन होती है या फिर नहीं। मैं देखना चाहता था कि तुम्हें फर्क पड़ता है या नहीं, बस इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, हमें क्यों जलन नहीं होगी? हमें बिल्कुल जलन होगी, हम जल जलकर कोयला बन गए थे। तुम्हें पता है, हमारा दिल कर रहा था कि हम अभी के अभी तुम जहां हो वहां पर आकर तुम्हारी अच्छे से पिटाई करें, तुम्हारे बालों को पकड़ पकड़ कर तुम्हें पीटे, पर हमने खुद को कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम एक्सेप्ट कर रही हो कि तुम्हें जलन होती है? मुझे तो लगा था कि लड़की एक्सेप्ट नहीं करती है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने एटीट्यूड से कहा, हम अमानत राठौर हैं, हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हम जो महसूस करते हैं वही कहते हैं और हमें सच में जलन होती है और हम इस जलन को कभी कम नहीं होने देंगे। जो हमारा है वो बस हमारा है। हमारी चीज़ अगर किसी और के पास जाएगी और अगर कोई और हमारी चीज़ पर अपना हक जताने की कोशिश करेगा तो हम उसे कैसे छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हें बहुत ज़्यादा जलन होती है मुझे किसी और के साथ देखकर। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ यही सच है, हमें बहुत ज़्यादा जलन होती है तुम्हें किसी और के साथ देखकर। हम तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं देख सकते। वैसे ये सब छोड़ो, ये बताओ हमें वो सूजी चुड़ैल है कौन जो तुम्हारे आसपास भटकती रहती है?
जब उसे पता है कि हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो उसे तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए ना, पर नहीं, उसे तुमसे ही चिपकना है। चाहती क्या है वो कि हम अपने हाथों से उसका खून कर दे। हम सच कह रहे हैं, हम सच में उसका खून कर देंगे और तुम चाह कर भी हमें नहीं रोक पाओगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसकी तरफ देखकर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, ठीक है, दुश्मनों की बातें बहुत हो गई, लड़ाई भी बहुत हो गई। अब जब मैं तुम्हारे रूम में आ गया हूँ, वो भी इस तरह से छुपते छुपाते, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ और करना चाहिए? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे छोटी आंखों से देखते हुए कहा, क्या करना चाहिए हमें? अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें थोड़ा सा रोमांस कर लेना चाहिए। कहते हुए अस्तित्व अमानत के होठों पर अपने अंगूठा फिराने लगा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर घूर कर देखने लगी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, हमें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं, जैसे आए थे वैसे ही यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि हम तुमसे नाराज हैं। भले ही तुम लंच के लिए नहीं गए थे, पर तुमने झूठ बोलकर हमारे छोटे से दिल को दुखाया था और हमारा छोटा था दिल अब भी दर्द कर रहा है, इसलिए हम तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करने वाले। अभी के अभी दफा हो जाओ यहाँ से। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी स्वीटहार्ट, मैं नहीं जाने वाला। जब तक मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। एपिसोड 129। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कौन सा जरूरी काम कंप्लीट करना है तुम्हें? अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, बता दूं। अमानत ने कहा, तो बताने के लिए तो कह रहे हैं हम, बताओ जल्दी से। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ अमानत की तरफ देखा और अमानत को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, रोमांस, यही तो काम कंप्लीट करना है मुझे। वैसे भी इतनी दूर मैं तुम्हें मनाने के लिए थोड़ी आऊँगा। अगर मुझे तुम्हें मनाने के लिए आना होता तो फिर मैं सुबह आता या फिर कॉल पर मना लेता। इस तरह से अगर रात को मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारी बालकनी से चढ़कर तुम्हारे रूम में आया हूँ तो इसका यही मतलब है कि मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे मत देखो, मुझे पता है कि तुम पहले से मेरे प्यार में पड़ चुकी हो। अगर ऐसे देखोगी तो मेरी दीवानी बन जाओगी और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी दीवानी बनकर पागलों की तरह हरकतें करना बंद करो। अमानत ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो हमें। कहते हुए अमानत अस्तित्व को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। अस्तित्व ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, ऐसे कैसे छोड़ूंगा तुम्हें? मैं तो यहाँ पर सिर्फ रोमांस करने के लिए आया हूँ। अब जब मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम तो मुझे करना होगा ना। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, देखो लंगूर, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर हमने हमारे डैडी को बुला लिया ना तो हमारे डैडी तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। तुम जानते नहीं कि हमारे डैडी कितने खतरनाक है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल गया था कि मेरे ससुर जी भी है यहाँ पर। एक काम करता हूँ, पहले ससुर जी से मिलकर आता हूँ, बाद में रोमांस करता हूँ। कहते हुए अस्तित्व अपनी जगह से उठने लगा। अमानत ने जैसे ही ये देखा वो जल्दी से उसके पेट पर आकर बैठ गई। उसने गुस्से से अस्तित्व को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम्हें एक नंबर के बेशर्म हो। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल स्वीटहार्ट, तुम्हारे लिए बेशर्म बनना तो जरूरी था। अब मुझे बताओ, इतनी खूबसूरत लड़की अगर सामने होगी तो उसके लिए बेशर्म नहीं बनूंगा तो फिर क्या करूंगा? अमानत ने जैसे ही ये सुना उसने गुस्से से अस्तित्व को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम सच में बहुत 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 ज्यादा बुरे हो। हमें तुमसे बात ही नहीं करनी है। छोड़ो हमें, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है। छोड़ो, जाओ, दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढनी है तो जाओ ढूंढने के लिए। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, नाराज हो? अमानत ने गुस्से से कहा, क्यों, हम क्यों नाराज होंगे? तुम किसी के साथ भी जाओ डिनर करने के लिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हुए अमानत उसे घूरने लगी। उसने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, खाना खाने के लिए गए थे ना? अगर तुम्हें किसी के साथ जाना ही था तो हमें चलने के लिए कहते, पर नहीं, तुम उस लड़की के साथ गए जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गर्लफ्रेंड होने के बाद भी किसी और के साथ घूमते हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने झटके से पलटकर उसे अपने नीचे किया और मुस्कुराते हुए कहा, कितना गुस्सा करती हो, पर सच में गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो, बिल्कुल आसमान से उतरी परी की तरह। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, साथ ही उसके गाल भी गुलाबी हो गए। उसने जल्दी से अपने आप को संभालते हुए कहा, बकवास बंद करो, इतना मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अपनी शर्म को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। अस्तित्व ने उसके गालों को चूमते हुए कहा,
मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। वैसे ये सब छोड़ो, क्या तुम्हें सच में जलन हो रही थी बताओ? अमानत ने गुस्से से कहा, हाँ हो रही थी जलन, और हमें जलन होती है क्योंकि तुम हमारे हो, और जो हमारा होता है उसे लेकर हमें हमेशा जलन होती रहती है और हमेशा होती रहेगी। अस्तित्व अमानत की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे पता ही नहीं था। अमानत ने जैसे ही ये सुना उसने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, कल हम भी जाएंगे कॉलेज के किसी हैंडसम से लड़के के साथ लंच पर, तब देखते हैं कि तुम्हें कैसा लगता है। अमानत ने जैसे ही ये कहा अस्तित्व ने उसकी नाजुक सी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, स्वीट हार्ट डोंट यू डेयर, और सबसे पहली बात, मैं उसके साथ लंच पर नहीं गया था, मैंने बस तुम्हें झूठ कहा था, मैंने बस मजाक किया था। मैं देखना चाहता था कि तुम मेरे लिए इनसिक्योर होती हो या नहीं, तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है या नहीं, क्योंकि अगर हमारे दिल में किसी के लिए प्यार होता है ना तो उसे किसी और के साथ देखकर हमें जलन होती है, वरना अगर वो इंसान हमारे लिए मैटर नहीं करता ना तो वो चाहे किसी के साथ भी घूमे, किसी के साथ भी खाए, किसी के साथ भी पिए, कभी हमसे बात भी ना करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम्हें फर्क पड़ता है, इसका ये मतलब है कि तुम सच में मुझसे प्यार करने लगी हो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने कहा, वही तो सबसे बड़ा गुनाह कर दिया हमने, हमें तुमसे प्यार क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ? तुम किसी काम के नहीं हो, दूसरी लड़कियों के साथ लंच पर जाते हो, दूसरी लड़कियों के बारे में सोचते हैं, उनसे बात करते हो तो उनके साथ ही रहा करो, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। अमानत को गुस्सा होते हुए देखकर अस्तित्व ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, कितना गुस्सा करती हो तुम सिली गर्ल, कितना गुस्सा? मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपनी मॉम की कसम खाकर कहता हूँ, कल मैं उसके साथ लंच पर नहीं गया था, इनफैक्ट हम लंच पर गए ही नहीं थे। मुझे एक जरूरी काम आ गया था और मैं वही काम करने के लिए गया था। तुम चाहो तो वेदांत और सौरभ दोनों से पूछ सकती हो, मैं कभी भी अपनी मॉम की झूठी कसम नहीं खाता। मैं उनकी कसम खाकर कह रहा हूँ कि मैं सच में लंच पर नहीं गया था। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, तो तुम ये सब कुछ हमें परेशान करने के लिए कर रहे थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम सच में बहुत 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 ज्यादा बुरे हो, इतने बुरे इंसान हो तुम, हमें तुमसे बात ही नहीं करनी। अस्तित्व ने प्यार से कहा, अमानत मेरी जान, मेरी स्वीट हार्ट, इतना गुस्सा मत करो ना, मैं बस देखना चाहता था कि तुम्हें जलन होती या नहीं, और तुमने तो खुद एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हें जलन होती है, तो अगली बार से मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। अब गुस्सा छोड़ो ना, मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ मुझे वो काम करने दो। अस्तित्व ने इतना कहा ही था कि अमानत ने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। कहते हुए उसने पूरी ताकत लगाकर अस्तित्व को धक्का दे दिया। वो दोनों इस वक्त बेड के कोने पर थे, जिस वजह से अमानत के धक्का देते ही अस्तित्व सीधे पीठ के बल फ्लोर पर गिर गया। नीचे गिरते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। अमानत को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जल्दी से उठकर बेड पर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधते हुए कहा, तुम यही डिजर्व करते हो, हमें परेशान करना चाहते थे, जानबूझकर हमसे झूठ कहा, जानबूझकर हमारे साथ ये सब कुछ किया, और तुम्हें लगता है कि हम चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे? अमानत राठौर बिल्कुल भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी मिस्टर अस्तित्व शेखावत। गलती की है तो गलती की पनिशमेंट भी मिलेगी, और रही बात रोमांस की, वो तो हम तुम्हें अपने साथ बिल्कुल नहीं करने देंगे। दफा हो जाओ यहाँ से, जैसे आए थे वैसे ही। अस्तित्व ने नीचे पड़े हुए दर्द भरी आवाज में कहा, कितनी बेरहम हो तुम जालिम औरत। अमानत ने जैसे अपने लिए औरत सुना उसकी आंखें छोटी हो गई। अगले ही पल वो अस्तित्व के ऊपर कूद गई। अमानत के कूदने से अस्तित्व के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अमानत ने गुस्से से उसके बालों को पकड़ते हुए कहा, हम सिर्फ 18 साल के हैं, 18 साल में कोई औरत नहीं बन जाती। तुमने हमें औरत कैसे कहा, कैसे कहा बताओ? कहते हुए अमानत जोर जोर से उसके बालों को खींचने लगी। अस्तित्व ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, अमानत छोड़ो मुझे, छोड़ो, वरना अगर मेरे बाल झड़ गए तो हमारे बच्चे मुझे टकला कहेंगे और हमारे बच्चे भी गंजे पैदा होंगे, इसलिए छोड़ो मुझे। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें औरत कहने की? वो है औरत, वो तुम्हारी सूजी, उसको तो हम सूजी की तरह तलकर खा जाएंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने हंसते हुए कहा, सूजी को तलकर नहीं खाते बल्कि बनाकर खाते हैं, हलवा बनाकर। अमानत ने गुस्से से कहा, जो भी खाते हैं हम वैसे खा जाएंगे। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले से ही तुम इतनी मोटी हो, उसे खाने के बाद तुम और भी ज्यादा मोटी हो जाओगी। अमानत जो कि उसके बालों को गुस्से से खींच रही थी, खुद के लिए मोटी सुनकर उसने गुस्से से कहा, ठीक है हम मोटी है, हम हाथी है, जो भी है जैसे भी है हम खुश हैं।
हमारे डैडी का खाते हैं, तुम्हारा नहीं खाते, इसलिए अब हमसे दूर रहो, हमारे पास मत आना और हमसे कभी मत मिलना। जाओ, जिसके पास जाना है जाओ, अब हम कुछ नहीं करेंगे, तुम हमारे कोई नहीं हो, हम तुमसे गुस्सा क्यों होंगे? हम सिर्फ हमारे अपनों से गुस्सा होते हैं। अस्तित्व जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। उसने पीछे से अमानत को अपनी बाहों में भरकर हल्के से उसके कानों को चूमते हुए कहा, गुस्सा मत करो ना, यू नो व्हाट, जब गुस्सा करती हो तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो, और रही बात मोटी की तो मुझे मेरी ये मोटू बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। अमानत ने गुस्से से कहा, हम मोटू नहीं है, हम थोड़े से चबी है, खाते पीते घर के हैं, अब तुम्हारी सूजी की तरह सूखी लकड़ी की तरह तो नहीं है हम, और हमें सूखी लकड़ी बनना भी नहीं है बीमारों की तरह, ऐसा लगता है जैसे कोई चलता फिरता हड्डियों का ढांचा चल रहा हो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, इसलिए तो मैंने उनमें से किसी को पसंद नहीं किया, मुझे तो तुम ही पसंद थी, क्यूटी पाई। कहते हुए अस्तित्व अमानत को लेकर बेड पर बैठ गया। अमानत ने गुस्से से कहा, छोड़ो ना हमें, क्यों जबरदस्ती पकड़ रहे हो? हमें तुम्हारा इस तरह से पकड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने प्यार से कहा, पर क्यों? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है कि गुस्से में तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो, इतनी खूबसूरत कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। बस इतना समझ लो कि तुम मेरे लिए मेरा सब कुछ हो, मेरी दुनिया हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी आरजू हो, मेरी ख्वाहिश हो, मेरा सब कुछ हो। अमानत अस्तित्व की बात सुनकर घूर घूर कर उसे देख रही थी। अस्तित्व ने हल्के से उसके होठों को चूमते हुए कहा, अभी भी नाराज हो? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, तुम हमारे कुछ नहीं लगते तो हम तुमसे नाराज क्यों रहेंगे? हम नहीं रहने वाले तुमसे नाराज, छोड़ो ना, अब हमें परेशान करना बंद करो, हमें गुस्सा आ रहा है। अस्तित्व ने हल्के से उसके गालों को बाइट करते हुए कहा, पर मुझे तुम्हें परेशान करना अच्छा लगता है, वैसे मुझे बताओ तुम्हारी पीरियड्स डेट क्या है? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने कहा, तुम्हें क्यों जानना है? क्या तुम्हारी भी पीरियड्स डेट हमसे मैच हो रही है? अस्तित्व ने अमानत को देखकर उसके सर पर मारते हुए कहा, इडियट लड़की, मैं लड़का हूँ, मुझे पीरियड्स नहीं होते। मैं इसलिए पूछ रहा था कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? क्या तुम भूल गई हमारे बीच की उस हसीन रात को? मैं हमारे बीच बीती हुई उस हसीन रात को कभी नहीं भूल सकता। मुझे लगा कि तुम भूल गई, मैं इसलिए पूछ रहा था कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने, प्रेग्नेंट और हम? अस्तित्व ने अमानत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, और नहीं तो क्या, कौन प्रेग्नेंट होगा? तुम ही होगी ना, तुम भूल गई हमने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था। याद करो, हमने बिल्कुल भी कुछ यूज नहीं किया था, हम दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से अपना बना लिया था। उस नशीली रात में तुम और मैं एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर पड़े थे। अब ये मत कहना कि मैंने कुछ किया था, क्योंकि मेरा रेप तुमने किया था। अमानत ने जैसे ही ये सुना वो अपने नाखून चबाने लगी। उसकी हार्टबीट तेज हो चुकी थी और घबराहट की वजह से उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए थे। उसने रोने जैसी आवाज में कहा, नहीं ऐसा नहीं है, तुम बकवास कर रहे हो, तुम फिर से हमें फंसा रहे हो, हम तुम्हारी बातों के झांसे में नहीं आने वाले हैं, हमने कुछ नहीं किया था। एपिसोड 130। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने झटके से पलटकर अमानत को अपनी तरफ करके मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुमने कुछ नहीं किया। भूल गई तुम मेरे निशानों को, भूल गई तुम मेरे चेहरे को, भूल गई तुम मेरी तकलीफ को। तुम कैसे सब कुछ भूल सकती हो? इतना सब कुछ करने के बाद अब तुम कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया, जस्ट बिकॉज अब मेरे पास सबूत नहीं है। पर सच यही है कि तुमने ही मेरा रेप किया था, तुमने ही मेरी इज्जत को लूट लिया था, लूट लिया था, लूट लिया था। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखों में लगभग आंसू आ गए। उसने रोने जैसी आवाज में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, हमने कुछ नहीं किया था, और जो कुछ भी हुआ था वो नशे में हुआ था। उसमें तुम्हारी और हमारी दोनों की गलती थी। तुम इस तरह से सारी गलती हम पर नहीं डाल सकते, हम इस फालतू की इल्जाम को अपने ऊपर नहीं लेंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए कहा, ओ माय गॉड, कांट बिलीव। ये लड़कियां इस तरह से हमेशा अपनी गलतियों को किसी और पर डाल देती है। गलती तुम्हारी थी और तुमने मेरा रेप किया था, तुमने ही नशा किया था। मैंने तो तुम्हें रोकने की कितनी कोशिश की थी, पर तुमने मुझे नहीं छोड़ा। सच में तुम बहुत बहुत ज्यादा बुरी हो, बहुत ज्यादा बुरी। मुझे अपनी सासू माँ और अपने ससुर जी को सच बताना होगा कि उनकी बेटी कैसी हरकतें करती है।
बताना होगा कि उनकी बेटी ने कैसे मेरी इज्जत को मुझसे छीन लिया, बताना होगा कि मुझे कितनी तकलीफ हुई थी, बताना होगा कि कैसे अब मैं संस्कारी से बेशर्म बन गया हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे मेरी लाइफ में आने से पहले मैं एक संस्कारी बालक था जिसकी जिंदगी में कोई भी कन्या नहीं थी, पर तुमने आकर सब कुछ भ्रष्ट कर दिया, सब कुछ भ्रष्ट। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो, हमने कुछ भी नहीं किया था, तुम बेफिकुल में हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, हम तुम्हारे बेफिजूल के इल्जामों को खारिज करते हैं, हमने कुछ नहीं किया मतलब कुछ नहीं किया। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, अच्छा तो ठीक है, जब तुम्हारी कोख में हमारी निशानी आ जाएगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कुछ किया था या नहीं। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें घबराहट से बड़ी हो गई। वो खुद छोटी सी बच्ची थी और वो बच्चे के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा ही बुरे हो, तुम हमेशा हमें परेशान करते हो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहा, अच्छा तो मैं बुरा हूँ, पर मैंने बुरा होने जैसा कुछ किया ही नहीं, फिर भी तुम मुझे बुरा कह रही हो। जरा बताओ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे बुरा कह रही हो। अस्तित्व की बात पर अमानत ने गुस्से से उसे उंगली दिखाते हुए कहा, तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, तुमने बस हमारा दिमाग खराब किया और तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि हम तुम्हारे जैसे हटे-कट्टे आदमी के साथ कुछ जबरदस्ती कर ही नहीं सकते। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत का दिमाग चकरा रहा था, ये सोचकर कि अगर सच में वो प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा। बेचारी की हालत खराब हो गई थी, उसका चेहरा लगभग रोने जैसा हो गया था। अस्तित्व ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं, मैं तो चाहता ही हूँ कि मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ जल्दी से नाना नानी बन जाए। हमारी औलाद बहुत जल्दी दुनिया में आ जाएगी और जब वो दुनिया में आ जाएगी तो मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब सबको पता चल ही जाएगा कि तुमने एक मासूम से एक प्यारे से लड़के को किस तरह से बर्बाद कर दिया, किस तरह से उसका फायदा उठा लिया। अमानत ने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, तुम हमें परेशान कर रहे हो, हमने कुछ नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो। अस्तित्व ने प्यार से कहा, स्वीटहार्ट मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच यही है और यही रहेगा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत लगभग रोने लगी और रोते हुए वो बेड पर बैठ गई। उसने रोते हुए अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, हमें नहीं पता हमारे पीरियड्स कब आए थे, हमें बच्चा नहीं चाहिए, हम खुद बच्चे हैं, अभी तो हमने अपनी जिंदगी खुलकर नहीं जी, अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं, अभी से अगर हम मम्मी बन गए तो हमें अपने बच्चों को गोद में लेकर घूमना होगा, हमारे सपने हमारे अरमान सब कुछ बिखर जाएंगे, सब कुछ टूट जाएगा। अमानत जोर जोर से रोने लगी। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर अस्तित्व की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो अमानत को रोते हुए नहीं देख सकता था। वो जल्दी से उसके पास आकर प्यार से कहा, अमानत डोंट क्राई, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत का रोना अचानक से बंद हो गया और वो बड़ी बड़ी आंखों से अस्तित्व को देखने लगी। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, रोना बंद करो, हमारे बीच में सच में कुछ नहीं हुआ था। अमानत ने आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इसलिए ये सब कुछ कह रहे हो ताकि हम रोना बंद कर दे। कहते हुए अमानत फिर से रोने लगी। अस्तित्व ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी जान, मैं सच कह रहा हूँ, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ होने ही वाला था, पर लास्ट मोमेंट पर मैं रुक गया ये सोचकर कि भले ही तुम नशे में हो, पर मुझे सब कुछ याद है, इसलिए भले ही हमारी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, पर हमने सिर्फ एक दूसरे को किस किया था। हालांकि मैंने और तुमने हमारी बॉडी के एक दूसरे के पूरे पार्ट को देखा था, मैंने तुम्हारी बॉडी के हर हिस्से को छुआ भी है और किस भी किया है, पर हमारे बीच में वो नहीं हुआ जिससे बच्चे दुनिया में आते हैं। अमानत ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अगले ही पल उसने चिल्लाते हुए कहा, हम तुम्हारा खून कर देंगे लंगूर, इतने दिनों से तुम हमसे झूठ बोल रहे थे, इतने दिनों से तुम्हारी वजह से रो रहे थे, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। कहते हुए अमानत जोर जोर से रोने लगी। उसने अस्तित्व के बालों को खींचते हुए कहा, तुम्हारी वजह से हम सोच रहे थे कि हमने गलत काम किया है, तुम्हारी वजह से हम सोच रहे थे कि हमारे मम्मा डैडी हमें कभी माफ नहीं करेंगे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। कहते हुए अमानत अस्तित्व के बालों को जोर जोर से खींचने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे, साथ ही उसके हाथों की पकड़ भी अस्तित्व के बालों पर मजबूत थी। वो काफी जोर से उसके बालों को खींच रही थी।
अस्तित्व ने झटके से अमानत को कमर से पकड़कर खुद से दूर किया और उसके हाथों को भी अपने बालों से दूर करके गहरी सांस लेते हुए कहा, व्हाट आर यू डूइंग? क्या मेरे बालों को तोड़कर मुझे पागल कर दोगी? पहले से तुमने मेरे बालों को खींच कर मेरे बालों को कमजोर कर दिया और दोबारा मेरे बालों को खींच रही हो। मैं अब तुम्हें अपने बालों के साथ मजाक नहीं करने दूंगा। मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, ठीक है, हम तुम्हारे बालों को पूरी तरह से काट देंगे, पूरी तरह से तुम्हें टकला कर देंगे। तुम्हारे सर पर हम हथौड़े से मारेंगे, हथौड़े से, और तुम्हारा दिमाग खोलकर देखेंगे कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, दिल, दिमाग, किडनी, फेफड़े, हर जगह सिर्फ तुम ही तुम हो। तुम्हारे अलावा किसी और को मैंने अपनी लाइफ में जगह दी ही नहीं है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें छोटी हो गई। उसने अस्तित्व को उंगली दिखाते हुए कहा, इतना चीप डायलॉग सिर्फ तुम मार सकते हो। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा भी है डायलॉग तो है ना, उसी से खुश हो जाओ। वैसे भी छोटी से छोटी चीजों में खुश होना सीखना चाहिए, बड़ी बड़ी चीज हर किसी को नहीं मिलती। उसकी बात को इग्नोर करके अमानत ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से हमारी क्या हालत हो गई थी? हम कितने ज्यादा रोए थे, तुम्हें पता भी है? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने हंसते हुए कहा, अरे मुझे लगा था कि तुम अपने आप समझ जाओगी, पर तुम तो समझी ही नहीं बुद्धू लड़की। जब फर्स्ट टाइम किसी के साथ फिजिकल होते हैं तो बॉडी में पेन होता है। जब तुम्हारी बॉडी में कोई पेन ही नहीं हुआ तो तुमने कैसे मान लिया कि हमारे बीच में कुछ हुआ होगा? मैं भले ही तुमसे प्यार करता हूं, पर तुम्हारी इजाजत के बिना कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। तुम्हारी इजाजत के बिना कभी तुम्हें टच नहीं करूंगा। तुम्हारी इजाजत के बिना कभी लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देखने लगी। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो हम ट्राई कर सकते हैं। अमानत ने जैसे ही ये सुना उसने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट यू डेयर हमारे पास आने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारी जान ले लेंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, इसका मतलब मेरी जान लेना चाहती हो तुम, जानलेवा चुड़ैल? अमानत ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें चुड़ैल कहने की? समझते क्या हो तुम खुद को? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं खुद को तुम्हारा आशिक, तुम्हारा दीवाना, तुम्हारा होने वाला पति, तुम्हारे होने वाले बच्चों का बाप सब कुछ समझता हूँ मेरी जान। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत का पूरा चेहरा लाल हो गया। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। अस्तित्व ने उसे अपने पास खींचकर उसके गालों को चूमते हुए कहा, यू नो वॉट, जब भी तुम इस तरह से शर्माती हो ना तो कयामत लगती हो, कयामत। तुम एक दिन मेरे मरने की वजह बनोगी। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने घबराते हुए कहा, वॉट, कैसी बकवास कर रहे हो तुम? अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मतलब तुम्हारे ये गुलाबी गाल देखकर मैं पागल हो जाता हूँ, और इस पागलपन में मैं जरूर तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा, और जब ये बात मेरे ससुर जी को पता चलेगी तो ससुर जी मुझे मार डालेंगे ना। इसका मतलब मेरी मौत की वजह तुम बनोगी। अस्तित्व की बकवास सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, अगर बकवास हो गई हो तो तुम यहाँ से दफा हो सकते हो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, ठीक है, जब तुम चाहती ही नहीं कि मैं यहाँ पर रुकूं तो मैं रुकूंगा भी नहीं। वैसे भी बार बार जबरदस्ती में यहाँ पर आ जाता हूँ। आज के बाद से कभी तुमसे इस तरह से मिलने के लिए नहीं आऊँगा। मुझे लगा था कि इस तरह से मेरा तुमसे मिलने के लिए आना तुम्हें रोमांटिक लगेगा, पर तुम तो जब भी मैं आता हूँ मुझे भगाने की तैयारी में लगी रहती हो। तुम्हें रोमांस का कुछ नहीं आता और कुछ आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम सीखना ही नहीं चाहती। अब मैं सिखाऊंगा भी नहीं, मैं जा रहा हूँ किसी और के घर पर इसी तरह से बालकनी से ऊपर चढ़ने के लिए। अमानत ने जैसे ही सुना उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी तो। अस्तित्व ने प्यार से कहा, मेरी क्या? बताओ बताओ। अमानत ने पैर पटकते हुए कहा, बाहर में जाओ। कहते हुए अमानत जाकर बेड पर लेट गई। उसने ऊपर से नीचे तक खुद को कंबल से ढक लिया। अस्तित्व ने अमानत को कंबल के साथ ही अपने सीने से लगाते हुए कहा, बताओ ना। बता क्यों नहीं रही? तुम कुछ कह रही थी। अमानत ने गुस्से से कहा, कुछ नहीं कह रहे थे, चले जाओ यहाँ से। तुमसे बात ही नहीं करनी है हमें, बिल्कुल बात नहीं करनी है। जब देखो तब हमारा मजाक उड़ाते रहते हो, जब देखो तब हमें परेशान करते रहे, तो इसलिए अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे, पूरे 10 दिन तक बात नहीं करेंगे। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो 10 दिन तक मैं फ्री। ये चुड़ैल मुझे परेशान नहीं करेगी, तो अब तो मैं फ्री हूं ना। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, एक काम करो ना, जिंदगी भर के लिए हमसे फ्री हो जाओ, फिर तुम्हें हमारे जैसी चुड़ैल को झेलने की जरूरत नहीं होगी।
अमानत की बात सुनकर अस्तित्व मुस्कुरा रहा था। ये देखकर अमानत को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अस्तित्व के बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, ठीक है तो इस चुड़ैल से दूर रहना, वरना ये चुड़ैल तुम्हारा खून पी जाएगी। अमानत की बात पर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे ही जैसे उस रात को पिया था। अमानत ने गुस्से से कहा, हमने तुम्हारा रेप नहीं किया था और ये बात तुमने अभी अभी कही है, इसलिए अब दोबारा हमें परेशान करने के बारे में सोचना भी मत। इतने दिनों तक तुमने एक बात को लेकर हमें कितना ज्यादा परेशान किया है, अब हम चुन चुन के बदला लेंगे। ऐसे बदला लेंगे कि तुम्हें लगेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, इंतजार करूंगा मेरी जान उस दिन का जब मुझे लगेगा कि हाँ मैंने गलती की है। वैसे भी मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी छोटी सी चुड़ैल कैसे बदला लेती है। अमानत ने गुस्से से कहा, हम चुड़ैल नहीं है पागल आदमी। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।